यह बिहार से रिलेटेड सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम लोग गवर्नर के बारे में आज जानेंगे। गवर्नर को आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं। जनरल स्टडी पेपर सेकेंड जो मेंस एग्जामिनेशन होता है अपना, उसका जो सेक्शन 1 होता है वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है और पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यपाल से आता है। तो राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिमरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, फैक्ट और डेटा है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल से कौन कौन से आर्टिकल, इनके कार्य कैसे कैसे हैं, उन सबको नोट डाउन करेंगे। और फाइनली जिस फैशन में हम लोगों ने इस आंसर को लिखा है ये हम लोग मेंस में भी लिख सकते हैं। यदि राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल के बारे में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स राज्यपाल में निहित होती हैं। ओके, इसलिए राज्य के सभी शासकीय कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा अपने प्रशासनिक कार्य मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सहायता से किए जाते हैं। देखिए, जो भी प्रशासनिक कार्य है राज्यपाल के वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से ही होते हैं। और हम लोग पूरी तरह से ये आर्टिकल लिख लीजिए कि गवर्नर के बारे में जो भी चीजें होंगी आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 के बीच में बातें कहीं से आएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं क्या क्या हैं। अनुच्छेद 157 एवं अनुच्छेद 158, दैट मीन्स आर्टिकल 157 एंड 158 के द्वारा योग्यताएं जो है कुछ इस प्रकार हैं कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, हाँ हो जानी चाहिए। ये भी किसी लाभ के पद पर यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर वो ना हो और राज्यपाल संसद अथवा विधान मंडलों का सदस्य नहीं होंगे। ओके, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जो राज्यपाल होते हैं वो विधान मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। बट हम लोग जानते हैं कि जो हमारा विधान मंडल है वो कंबाइंड फॉर्म है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन वो उसके सदस्य नहीं होते हैं। यदि पूछा सा है कि क्या राज्यपाल विधानमंडल के सदस्य होते हैं तो सदस्य नहीं होते हैं। तो ये एटलीस्ट हम लोगों ने 4 योग्यताएं देखी किसी को भी गवर्नर बनने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि शपथ, अब वो राज्यपाल बन गए तो शपथ कैसे लेंगे। आर्टिकल 159 में इस बात की चर्चा की गई है, शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेते हैं और इनको ये शपथ कौन दिलवाता है तो उच्च न्यायालय यानी कि जो अपना हाई कोर्ट है। जैसे मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट है तो पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इनको शपथ दिलवाएंगे। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल के कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त, आर्टिकल 156 में जो बातें लिखी गई हैं, प्रसाद पर्याप्त जिसका इंग्लिश होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब चाहे प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो है ये इनको शपथ दिलाते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। पद धारण करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इनको अपॉइंट किए और राष्ट्रपति को ही यदि इनको पद त्याग करना है तो रिजिग्नेशन उनको भेज देंगे कि मैं अब राज्यपाल नहीं रहूंगा। और बीच में तो राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा ही सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह पद पर बना रहता है या बना रहते हैं, इस तरह से लिखना होगा अपने को। राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में किस तरह से राज्यपाल को हटाना है ये नहीं लिखा गया है, क्योंकि जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट तो करते हैं लेकिन यह केंद्र सरकार के निर्देशों पे करते हैं। और यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से कि भाई राज्यपाल की सीट हम लोग क्यों रखे हैं, क्यों हम उनको वेतन देते हैं, एक पोस्ट इस तरह से रखें जिसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन इसके पॉजिटिव के, इसके निगेटिव तो गिनाए ही जा सकते हैं कि ये चीज निगेटिव है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं और सेंटर और स्टेट रिलेशन जो है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो राज्यपाल इसीलिए तो केंद्र सरकार भेजता है कि हमारा संबंध बना रहे। तो राज्यपाल जो पोस्ट है वो ऐसे ही नहीं है, इसकी महत्ता है। और राज्यपाल को यदि कोई पूछे कि भाई राज्यपाल के पद को हटा देना चाहिए तो ये बिल्कुल मतलब कि फिलहाल के लिए हमारे इंडिया के लिए ये जायज नहीं होगा। इस तरह से कुछ आप आंसर लिखेंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते,
संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है, यानी कि यह पार्लियामेंट के ही द्वारा किया जाता है। बजट 2018-19 के द्वारा अभी जो है राज्यपाल का जो पर मंथ का इनकम जो है यानी कि सैलरी जो है वो 3,50,000 है, और यह जो अलाउंस है इसे कम नहीं किया जा सकता। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि भाई अभी पैंडेमिक है, जैसे कि अभी कोविड-19 था तो हम 3.5 लाख नहीं 3 ही लाख देते हैं, नहीं, एक बार डिसाइड हो गया कि नहीं 3,50,000 देने हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, अब 5 लाख हो गए हैं तो उनको 5 लाख और इनको 3 लाख 3.5 लाख ही देने हैं, कम नहीं करना है उनके कार्यकाल में। और यह कहां से दिया जाता है, तो राज्य की जो संचित निधि यानी कि कंसोलिडेट फंड जो है ऑफ स्टेट, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पर भारित होता है, यानी कि यह कहां से पैसा निकाल कर दिया जाता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। जब एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का गवर्नर होता है तब आर्टिकल 158(3)(a) द्वारा प्रेसिडेंट राज्यों के मध्य अनुपात तय कर देते हैं। देखिए, जब मान लीजिए हम लोग ये भी जानते हैं कि एक राज्यपाल जो है वो 1 से अधिक यानी कि 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राज्यपाल हैं वो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों के वो हो गए हैं राज्यपाल, तो प्रेसिडेंट इनको जो पैसा है ना, ऐसा नहीं है कि 3.5 गुना 3 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं, इनको वेतन मिलेंगे 3.5 ही लाख। लेकिन ये तीनों स्टेट में प्रेसिडेंट जो है अनुपात बांट देंगे उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। कि झारखंड का पॉपुलेशन कम है बिहार से, तो इनको मान लीजिए कि 40% दे दिए, इनको 20% दे दिए, और जो रेस्ट बचा 40% वेस्ट बंगाल को, तो ये इस अनुपात में वो पैसा देंगे। तो ये क्लियर हो लेना होगा अपने को। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की किस तरह से शक्तियां हैं, डिफरेंट शक्तियां हैं राज्यपाल की, जिसमें कि एक एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर अभी हम लोग देख रहे हैं। अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ओके, तो राज्यपाल जो है कैसे मुख्यमंत्री का नियुक्त करते हैं यानी कि अपॉइंट करते हैं, तो अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं कि उनके साथ कौन कौन काम करने वाले हैं मंत्री। साथ शपथ भी दिलाते हैं। जैसे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ जो है वहां का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो है वो दिलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त भी राज्यपाल करते हैं और इनको शपथ भी दिलवाते हैं। आप देखे होंगे राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को विचार हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है। इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। यस, हाँ, यहां से हम लोग फिर देखते हैं। राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को विचार हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखवा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है स्टेट में कैसे लगता है, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है अपने बिहार में, तो ये एक फैक्ट अपने को याद रखना होगा। राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां, देखिए मैंने यहां पे नहीं लिखा है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट बार जो राष्ट्रपति शासन है अपने बिहार में कब लगा था, तो ये जान लेना होगा। राज्यपाल द्वारा उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां कुछ इस तरह से, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को भी ये करते हैं, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को करते हैं, और कुलपति तो राज्यपाल खुद होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन ये करते हैं हर एक 5 साल में। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, और राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये
कुछ फैक्ट्स रहे यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की विधायिक शक्तियां। एग्जीक्यूटिव अब हम लोगों ने देख लिया है, अब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर देखते हैं। राज्यपाल राज विधायिका का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा सदन का विघटन करता है। बिहार का राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य 75 जो हमारे विधान परिषद में सदस्य हैं उनका 1/6 अर्थात कि 1/6 का मतलब हो गया 12 लोगों को ये नॉमिनेट कर सकते हैं। किस बेसिस पर? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से मनोनीत हो करते हैं, यानी कि नॉमिनेट करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम एक्ट बनता है। जैसे प्रेसिडेंट वहां पे लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, फाइनल अपना सिग्नेचर करके यानी कि एसेंट देकर, उसी तरह से राज्य विधानमंडल में भी जो कानून बनते हैं बिल तो पहले वहां पे पारित होंगे और राज्यपाल फिर उस पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि तब वो जाकर एक्ट बनेगा। धन विधेयक मनी बिल को छोड़कर, ओके, धन विधेयक मनी बिल को छोड़कर शेष सभी पर राज्यपाल अपनी अनुमति देने अथवा न देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यदि मनी बिल कोई चाहता है उनको, तो उनको 100% एसेंट अपना देना ही है। विधानसभा चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक एवं प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक राज्यपाल के अभिभाषण एड्रेस से प्रारंभ होती है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और यह जो ऑर्डिनेंस है अध्यादेश का वही बल एवं प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का। देखिए ऑर्डिनेंस भी, जैसे कि फार्म बिल पर ऑर्डिनेंस पहले आया था और उसको फिर कानून बनाया गया, तो अध्यादेश जो होता है वो जो आंख बंद करके राज्यपाल ने जारी कर दिया, और वो उतना ही प्रभावी होता है जितना कि कोई एक्ट होता है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस का बस एक ही खासियत है कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का उतना ही पावर होगा, लेकिन अध्यादेश को विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधि बनाकर स्वीकार करना जरूरी है, नहीं तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि विधानमंडल अभी बंद है तो कभी तो स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हुआ तो 6 सप्ताह के भीतर उसको विधि बना लेना है, यानी कि उसको पारित करवाना है दोनों हाउस में। यदि हमारे स्टेट में तो दोनों हाउस है, असेंबली और काउंसिल दोनों है, लेकिन मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में केवल असेंबली है, तो वहां पर केवल असेंबली में पास करवाकर और फिर जाकर एसेंट लेना होगा गवर्नर का। तो ये कहता है ऑर्डिनेंस। एक बार ऑर्डिनेंस को और समझते हैं। देखिए, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का वही बल एवं प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का। अध्यादेश को विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधि बनाकर स्वीकार करना जरूरी है। ओके, जरूरी है। अब यहां से एक लाइन अलग है, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बस ये था ऑर्डिनेंस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर। फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर जो है आर्टिकल 202 से स्टार्ट होता है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का वित्तीय विवरण यानी कि बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधायकों को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयकों को, जो मनी बिल होते हैं, धन विधेयकों का मतलब हो गया मनी बिल, इसको इंग्लिश में लिखे तो बेहतर समझ में आएगा, मनी बिल। ओके, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना यानी कि मनी बिल को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मनी बिल जो है हमेशा है ना, वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, काउंसिल में नहीं किया जाएगा, परिषद में। यह भी ध्यान में रखना होगा। किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि, जिसको कि कंटीजेंसी फंड कहते हैं, से अग्रिम धनराशि ले सकते हैं। कोई भी अनुदान यानी कि ग्रांट बिना राज्यपाल के अनुमति के विधानसभा से प्राप्त नहीं की जा सकती है। अनुदान का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि आपने किसी को एक बार पैसा दे दिया तो फिर आप उससे वापस नहीं लेंगे। ओके, ग्रांट ये होता है।
तो मान लीजिए कि हमको किसी कंट्री को या किसी लोग को या किसी राज्य को ही ग्रांट देना है, जैसे बाढ़ आ गया कहीं मान लीजिए केरला में, तो हमको ग्रांट जब हम देते हैं तो हम फिर दोबारा केरला से पैसा नहीं मांगते हैं कि भाई हमने आपको 100 रुपए दिए थे, आप हमें 100 रुपए दे दो, तो ये अनुदान कहलाता है। तो इस तरह के पैसे अनुदान भी जो है वो राज्यपाल के अनुमति से ही प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि फाइनल तो वो देगा विधानसभा ही ना, इस पर रूल पारित करेगा कि नहीं भाई हमको केरला को 100 रुपए दे देने चाहिए इस बार, तो ये अनुदान होता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। वो रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट को ये गवर्नर को देते हैं तो वो फिर विधानसभा में ले आते हैं। राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य में जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है वो पंचायत और नगर पालिका के लिए होता है कि कितना कितना पैसा इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 161 में लिखा गया है कि राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर आधारित कानून के अनुसार क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। ओके, क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है तथा वह दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर या दंड की अवधि कम कर सकता है। तो राज्यपाल जो है, देखिए ये तो बैठकर सुनेंगे नहीं ना, बस इसमें यह कहा गया है कि वो क्षमादान कर सकते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है तथा वह दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर या दंड की अवधि कम कर सकता है। यह जुडिशियल पावर में है। नेक्स्ट, राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है। जिला न्यायाधीश जो है, राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, जिसको कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर कहते हैं, यानी कि ये अपने दिमाग से करेंगे कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए, तो इसे डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। ये अपने दिमाग से सोचते हैं राज्यपाल की, नहीं अब हमें प्रेसिडेंट रूल लागू करना है अपने स्टेट में। तो आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 200 और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर मिले हुए हैं। स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल का नेता न चुने जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कर सकते हैं। यह यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है, तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने अथवा त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। यदि विधानसभा द्वारा विश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने को तैयार नहीं है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में सविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। तो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर अभी हम लोग देख रहे थे गवर्नर का। और फाइनली हम लोगों ने गवर्नर के बारे में टोटल डिटेल्स देख लिया। एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए, गवर्नर जो है आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 के बीच में है। हम लोगों ने पूरा देखा, ये इंट्रोडक्शन देखा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होते हैं। इस तरह से पूरा अपना इंट्रोडक्शन बनाया। फिर राज्यपाल की योग्यताएं हम लोगों ने देखी आर्टिकल 157 में। ओके, इस तरह से हमने डिफरेंट इनके टॉपिक्स देखे कि कौन कौन से टॉपिक पर ये काम करते हैं, इनकी शक्तियां क्या क्या हैं राज्यपाल की। और फाइनली हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अपने बिहार के राज्यपाल से रिलेटेड। बिहार के राज्यपाल जो है, पहला जो राज्यपाल थे वो सर जेम्स स्फीटन थे, जो 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक रहे थे।
क्योंकि गवर्नमेंट यह जो हमारा राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो 35 में ही आ गया था, लेकिन जब हम लोग आज़ाद होते हैं और हमारा राज्य जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में इंडिया में मिल जाता है, तब 8th ये कहलाएंगे जयराम दास दौलत राम। 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक ये रहते हैं जयराम दौलत राम। फिर इसके बाद माधव श्री हरि एनी आते हैं, फिर RR दिवाकर आते हैं जिनका कि 10th पोजीशन था, और अभी जो फागू चौहान है 37th गवर्नर है जो कि 29 जुलाई 2019 से अपॉइंट है और अभी प्रेजेंट में 2021 में भी ये हैं। तो ये कुछ अपना डेटा और फैक्ट रहा। देखिए इसमें गड़बड़ नहीं करना है अपने को। यदि पूछे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ओके, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हमें लगाना है जयराम दास दौलत राम, क्योंकि वो पूछ रहा है कि भारत आजाद होने के बाद से, लेकिन वो बिल्कुल ये कहा जाए कि ये भारत आजाद होने से पहले बिहार का पहला गवर्नर कौन, ये राज्यपाल कौन था या गवर्नर कौन था, तब हम जेम्स सिफ्टन जो भी है सिफ्टन को हम लेंगे, सर जेम्स सिफ्टन को तब लेंगे। लेकिन यदि वो पूछे कि बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, वो हो जाएंगे जयराम दास दौलत राम, जो कि 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक थे। तो ये अपना गवर्नर से रिलेटेड कुछ डेटा एंड फैक्ट्स था।